डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दक्षिण एशिया में सरकार अरे राजनीति पेपर 9 और इसका ब्लॉक 2 और यूनिट 4 का हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है राजकारणु माड़खू अने प्रक्रियाओं। इसका पहला हिस्सा आज हम चर्चा करेंगे, राजनीति की संरचना और प्रक्रियाएं। राजनीति की संरचना और प्रक्रियाएं, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉलिटिक्स। विद्यार्थी मित्रों, दक्षिण एशिया में जब हम चर्चा करते हैं जियोपॉलिटिक्स का, तो सबसे पहले प्रोफाइलिंग होता है भारत का। तो भारत का हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चर्चा किया है, इसी में राजनीति की संरचना और प्रक्रियाओं पर हम चर्चा करेंगे। इसका रूपरेखा इस प्रकार है कि सबसे पहले हम उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। परिचय, संवैधानिक प्रथा का स्वरूप क्या रहा है यहाँ पर, इस पे चर्चा करेंगे। संसदीय पद्धति और उसमें कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और संसद का चर्चा करेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इस पाठ को पूर्ण करेंगे। उद्देश्य, इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप केंद्र, राज्य और स्थानिक स्तर पर महत्वपूर्ण जो राजनीतिक संरचनाएं हैं भारत में, उसके बारे में जान सकेंगे। यहाँ की सरकारी प्रक्रियाएं क्या हैं, इसका आपको बोध होगा। राजनीतिक प्रथा के व्यापक उद्देश्यों के साथ साथ इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। तथा राजनीतिक दलों और जो दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये अनऑफिशियल, अनौपचारिक जो राजनीतिक संरचनाएं हैं, इनकी भूमिका को आप समझ सकेंगे। परिचय, जैसा मैंने बताया कि पिछली इकाई में हमने भारत में जो संवैधानिक उत्पत्ति हुई और जो संवैधानिक सैद्धांतिक विकास हुआ, इसका हमने अध्ययन किया है। सभी राजनीतिक प्रथाओं में ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा राज्य के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्य संपादित किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं। संविधान राज्य के औपचारिक अंगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अक्सर उनके बीच जो संबंध है उसको स्पष्ट करते हैं। ये अंग राजनीतिक अभ्यास के मुख्यतः 3 कार्य करते हैं, जैसे कानून बनाना, कानून को अमल में लाना और फिर उस पे न्याय निर्णय, मतलब कि अगर कानून का अनुपालन ढंग से नहीं हो रहा है तो न्यायालय उस पे न्याय को परिपूर्ण कराएगी, उसको पूर्णता देगी। राजनीतिक दल और दबाव समूह जैसी अनौपचारिक राजनीतिक जो संरचनाएं मौजूद हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह इकाई भारत के संविधान द्वारा जो परिकल्पित बुनियादी राजनीतिक संरचनाएं केंद्र और राजनीतिक स्तरों पर, स्थानीय स्तरों पर जो उनके कामकाज है, उस पे केंद्रित है, उस पर चर्चा करेंगे। हम भारतीय राजनीतिक व्यवहार में राजनीतिक दलों और दबाव समूहों जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनकी भूमिका का भी संक्षेप में परीक्षण करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं संवैधानिक प्रथा की स्वरूप का। भारत का संविधान उदार लोकतंत्र पर आधारित और एक कल्याण राज्य की ओर अग्रसर आधुनिक राज्य की परिकल्पना करता है। कल्याण राज्य जो एक तरह से अपने लोगों के लिए, अपने जनसंख्या के लिए, अपने जनता के लिए एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको परिपूर्ण करे, रोटी कपड़ा और मकान जो एक आवश्यकता है उसको परिपूर्ण करे। इस तरह से हम कल्याण राज्य को एक तरह से छोटे स्तर पर देखते हैं। इसकी जो व्यापक समझ है वो बृहद है। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है, भारत के लोगों ने, जिन्होंने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का गंभीरता से संकल्प लिया है, इसे बनाया, अपनाया और कानून का रूप दिया। इसके लिए लोगों ने खुद को प्रतिबद्ध किया, जो सुनिश्चित करेगा देश के सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा मिले। तो जो हमने संकल्प लिया वो क्यों लिया? क्योंकि इससे सुनिश्चित होगा कि सभी नागरिकों को इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की भावना उनको मिले, वो उसको आत्मसात करें। जो
हमारी प्रस्तावना है वो स्पष्ट करती है कि संविधान भारत के संपूर्ण लोगों के नाम पर बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि संविधान के तहत संप्रभुता जो है लोगों में निहित है और लोगों द्वारा इसको अमल में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और निर्णय लेने की बहुमत प्रणाली के सिद्धांतों पर संरचित है, जिन्हें विश्व स्तर पर राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत का संविधान लोकतंत्र शब्द का व्यापक अर्थ में उपयोग करता है, जो न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को भी आत्मसात करता है, शामिल करता है। राज्य को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली स्थिति बनाने और बनाए रखने से संतुष्ट नहीं बैठना है, बल्कि भारतीय समाज में जो जाति समुदाय या धर्म के आधार पर एक विभेद है, जो भेदभाव है, उसके खिलाफ सक्रिय रूप से काम करना है। प्रस्तावना मोटे तौर पर उस अंतिम मानक को प्राप्त करने के लिए स्थिति और अवसर की समानता को संदर्भित करती है, जो सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में मौलिक है। संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को निर्धारित करता है, जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है प्रत्येक नागरिकों के लिए। न्यायपालिका को अपनी न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के साथ साथ आदेश जारी करना, जिसको डिक्री भी कहते हैं, कि शक्ति के माध्यम से मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में सशक्त बनाया गया है। कि न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो हर एक इंडिविजुअल के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा, रक्षा करेगा और उसे न्याय देगा। मार्गदर्शक सिद्धांत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें निहित आदर्शों को कानून के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और जहां परिस्थितियां उचित लगे उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। जैसे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी उसमें जिक्र है, फ्री लीगल एड का भी उसमें जिक्र है। अब हम चर्चा करेंगे संसदीय प्रणाली पर। भारत में स्थापित संस्थागत संरचना का नेतृत्व राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो राज्य और कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और विधायी शक्तियां जो हैं वो संसद को सौंपी गई हैं। ये संस्थाएं संसदीय प्रकार की सरकार के ढांचे के भीतर कार्य करती हैं। इस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल का गठन विधायिका से होता है तथा मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरे शब्दों में भारत की जो जनता है संसद सदस्यों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अब हम चर्चा करेंगे क्रमशः पहले कार्यपालिका, कारोबारी भी जिसको कहते हैं। ब्रिटेन में राजा की तरह जो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्य का एक नॉमिनल होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के पास कुछ विधायी और कार्यकारी शक्तियां होती हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर राज्य के औपचारिक प्रमुख द्वारा किया जाता है। इन शक्तियों में संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार, सीमित वीटो शक्ति, विधेयकों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य उच्च सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार और क्षमा दान का अधिकार शामिल है। जैसे कि कोई अगर मृत्युदंड किसी को मिलता है या उसको आजीवन कारावास, तो राष्ट्रपति के पास क्षमा दान देने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के पास सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर का भी पद होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट के समय जैसे बाह्य आक्रमण हो या इंटरनल डिस्टरबेंस हो, सशस्त्र विद्रोह हो, यहाँ तक कि अगर तीव्र वित्तीय संकट है एक पूरे भारत में या किसी एक राज्य में, तो इस सिचुएशन में वो आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान की व्यवस्था में राष्ट्रपति की सर्वोच्च स्थिति और कुछ परिस्थितियों में उनके लिए परिकल्पित महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरती गई कि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधि बने और उसको प्रतिनिधित्व प्रदान करे। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। मतदाताओं में भारतीय सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ सभी मौजूदा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का। भारतीय संविधान के तहत वास्तविक कार्यकारी जो शक्ति होती है
वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पे कार्य करने के लिए बाध्य होता है, वास्तव में राष्ट्रपति के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, लेकिन वास्तव में लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने का निमंत्रण देता है और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हम देखते हैं कि जैसे भारत में 543 अगर लोकसभा की सीट्स हैं तो उसमें 272 प्लस कोई भी पार्टी या एक गठबंधन दल, अगर गठबंधन पार्टियां मिला के अगर वो प्रपोज करती हैं अपना लीडर, तो राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं, आमंत्रण देते हैं सरकार बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, सरकार का वास्तविक नीति निर्माता भी वही होता है। वह प्रशासन के पूरे क्षेत्र को निर्देशित, नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है और विभागों के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका बारीकी से निगरानी करता है। राज्य के शासन के लिए नीतियां बनाना और उनका उचित कार्यान्वयन होना, ये सुनिश्चित करना भी मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है। चूंकि राज्य के सभी मामले की अंतिम जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है, इससे समन्वयक के रूप में उनकी भूमिका और शक्ति बढ़ जाती है। जैसा कि पहले कहा गया है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, जो संसदीय सरकार का हृदय है। संसद शासन नहीं करती है, लेकिन यह सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचनात्मक जांच करती है और उन्हें लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में मान्य या अमान्य करती है। अब हम चर्चा करेंगे संसद पर। भारतीय संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जनरली निचला सदन और राज्यसभा को हायर उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा जो निचला सदन है, इसमें 543 सदस्य होते हैं। पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं, जिनको अब निकाल दिया गया है, अब 543 सदस्य ही होते हैं। इनका चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और संसद के प्रत्येक सदस्य को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। आपातकाल के दौरान 5 साल की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है और यदि लोकसभा समय से पहले भंग होती है तो उसका कार्यकाल छोटा या कम भी किया जा सकता है। राज्यसभा जो उच्च सदन है, सदस्यता की दृष्टि से यह छोटा सदन है। इसमें अधिकतम 250 सदस्यों का प्रावधान है, जिनमें से 12 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कला, साहित्य या अन्य कुछ विशिष्ट विशेषताओं के साथ सदन में आते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और उनमें से 1/3 है जो हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते जाते हैं। मतलब जो 1/3 मेंबर्स हैं वो 2 साल के बाद रिटायर होते जाते हैं और ये एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 साल का होता है। सेवानिवृत्ति से जो खाली हुई सीट हैं उनको भरने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। संसद के दोनों सदनों में से लोकसभा के पास कहीं अधिक शक्तियां हैं। इसका सामान्य बिलों और वित्तीय बिलों पर प्रभावी नियंत्रण होता है। आज की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पर अंतिम नियंत्रण लोकसभा का होता है, क्योंकि केवल लोकसभा ही अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। राज्यसभा आपात स्थिति के दौरान यदि लोकसभा स्थगित हो जाती है तो राज्यसभा जनता की चिंताओं को व्यक्त करने के लिए, सार्वजनिक बहस के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकती है। विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो लेक्चर के इस सीरीज में बस इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः।